So hey, what's up YouTube? Welcome back to another blog. I'm Shravan. You are watching my YouTube channel SKM Backpacker. So guys, आज मैं आया हूँ कैरियर काउंसलर के पास में, जो आपको गाइड करेंगे कि हमें 10th और 12th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सी हमें कोर्स को डिसाइड करना चाहिए, क्या हमारी हॉबीज़ है, उन सब चीज़ों को लेके। तो हमारे साथ है आलम भाई, जो आपको गाइड करेंगे आज। तो आलम भाई, इंट्रोड्यूस करिए अपना सब चीज़। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आलम, मैं एजुकेशन कम कैरियर काउंसलर। और जो हमारी जो फर्म है यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड, वो उन स्टूडेंट्स को गाइड करती है जो 10th के बाद या 12th क्लास के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपने कैरियर को डिसाइड करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे स्टूडेंट्स की लगभग हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट 10th क्लास पास करते हैं। 10th क्लास पास करने के बाद उन 1 करोड़ में से लगभग ये मान कर चले आप 98% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि 12th में के लिए स्ट्रीम कौन सी लेनी है। अगर मेरे दोस्त ने साइंस लिया तो मुझे भी साइंस लेनी, मेरे दोस्त ने आर्ट्स लिया तो मुझे भी आर्ट्स लेना है, या मेरे चाचा के लड़के ने साइंस में टॉप किया तो मैं भी टॉप करना। जरूरी नहीं कि जिस चीज़ में आपका दोस्त या आपके रिलेटिव टॉप कर रहे हैं आप भी टॉप करें। हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम अपने लिए कपड़े खरीदने होते हैं तो हम अपनी फिटिंग के कपड़े खरीदते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरे दोस्त का वो फिट आ रहा है तो मैं भी वही ले लूँ, या मेरे भाई का वो फिट आ रहा है या मेरे रिलेटिव को फिट आ रहा है। तो जब हम अपने जो कपड़े एक टेम्परेरी चीज़ होती है, 1 बार 2 बार 10 बार पहन ले जाता है, उसके लिए इतने चूजी होते हैं कि उसे अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। तो फिर हम अपने कैरियर को डिसाइड करने के लिए क्यों दूसरों को सोच कर चूज़ करते हैं कि उसने ये किया तो मैं भी वो चूज़ करूँ। तो इसी से रिलेटेड हम बच्चों को गाइड करते हैं कि 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके लिए हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स का। हमारे साइकोलॉजिस्ट उनसे 5 से 7 मिनट का एक टेस्ट लेते हैं कि वो कब क्या डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे हर ऑफिस पर मोस्ट वेलकम होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होती है कि जो बच्चे अपने कैरियर डिसाइड करने में कन्फ्यूज रहते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने आलम सर से जाना ये सारा चीज़ें, तो अभी जैसे कि अभी करंट टॉपिक जो है नीट का है, अभी नीट का एग्ज़ाम्स हुआ है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आलम सर बताएंगे नीट का इस बार का एग्ज़ाम का कैसे क्या था और कैसा पेपर था, क्या कटअप। बहुत सारे लोगों का भी ये दिमाग में कि कटअप कितना जाएगा, हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए, कितना पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर हमें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, या फिर हमें कहीं और जगह ट्राई करना चाहिए या फॉरेन कंट्री ट्राई करना चाहिए। MBBS के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं। तो नीट के लिए देखो, सबसे पहले नीट के एग्ज़ाम की बात करें, इस साल जो नीट का एग्ज़ाम लगभग लास्ट ईयर की तरह ही था, बट थोड़ा लेंदी पेपर था। अगर बात करें बायोलॉजी पोर्शन की तो काफ़ी लेंदी था। तो जो लोग लास्ट ईयर बायोलॉजी में 360 अटैम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन उनके छूट गए होंगे। और जो फिजिक्स की बात है, फिजिक्स का थोड़ा कैलकुलेटिव था तो इसलिए वो भी लेंदी था। टफ नहीं कह सकते हम, क्या लेंदी पेपर था इस बार। और केमिस्ट्री में थोड़ा कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉलम मिलाने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो इसलिए केमिस्ट्री भी लेंदी था। तो लास्ट ईयर के मुकाबले हम बात करें जहाँ कट ऑफ 600 मार्क्स गए थे, तो इस बार कट ऑफ के चांसेस है जनरल कैटेगरी के ऑल इंडिया काउंसलिंग में 580 से 590 जा सकती है। और EWS कैटेगरी की बात करें तो वो 570 तक जा सकती है। और SC/ST की बात करें तो लगभग 500 के करीब में हमारी कट ऑफ रह सकती है। अगर बात करें नीट के बाद क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, नीट के बाद ऑप्शंस की बात करें, हर किसी को ये लगता है कि MBBS, BDS, BAMS, BOMS, BHMS यही कर सकते हैं। और अगर किसी का एक नीट की एक ऐसी लाइफ होती है जो कहीं ना कहीं मैंने भी जी है, ये मेडिकल के एग्जाम दिया है कि नहीं, स्टूडेंट को लगता है इसकी तैयारी अगर मेरा कामयाब नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी खत्म, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचने वाले बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। नीट में MBBS के अलावा जो नीट में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जो क्वालिफाई तो कर लेते हैं, उनकी कट ऑफ में नहीं आ पा रहे हैं सिलेक्शन की, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे हम बात करें आज के कोरोना के इस दौर में कुछ नए ऑप्शन खुल कर आए हैं, जैसे फार्मेसी है, साइकोलॉजी है। फार्मेसी और साइकोलॉजी का ये मान के चले इतनी डिमांड बढ़ी है फार्मेसी में, देखा आप जितनी वैक्सीन सभी रिसर्च हुई हैं सब फार्मासिस्टों ने की थी, किसी MBBS डॉक्टर ने तो नहीं की है वो, या किसी BDS ने, BMS, BHMS ने तो नहीं की है। तो फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़ी है। और साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजी के लिए आपको नीट देने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम से तब भी आप BSc इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। आज के टाइम पर हर दूसरा आदमी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, किसी न किसी चीज़ का डिप्रेशन, किसी को फैमिली डिप्रेशन, किसी को एजुकेशन डिप्रेशन, किसी को अपने सिलेक्शन का डिप्रेशन, किसी को अपनी जॉब का डिप्रेशन, हर किसी को किसी न किसी चीज़ का डिप्रेशन है। तो ये BSc इन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप एक काउंसलर बनते हैं, एक आप साइकोलॉजिकल काउंसलर बनते हैं स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, बिजनेसमैन के, किसी के बन सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर भी कहलाते हैं, डॉक्टर हैं, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं पूरा, बट आप क्या है MBBS नहीं है। और वैल्यू आपके कहीं ना कहीं MBBS से बढ़कर है। जो केस MBBS नहीं सोल्व कर पा रहे हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट सोल्व कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। इससे बाद में एक ऑप्शन है, जैसे सर ने बात करी अभी कि MBBS अब्रॉड। MBBS अब्रॉड और
इंडिया के एमबीबीएस में थोड़ा डिफरेंस आया है अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक बिल पास किया था नेक्स्ट, जो हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी वो जो है ख़त्म कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी। उसके बदले नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने एक एग्ज़ाम लागू किया कि 1 नेशन 1 एग्ज़ाम, कि अगर आप इंडियन हैं, आपकी रेसिडेंस इंडियन है, तो आपको चाहे वर्ल्ड के किसी कोने से भी पढ़कर आएँ, चाहे आप इंडिया के एम्स से भी पढ़ें या किसी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज से पढ़ें, आपको वो एग्ज़ाम देना कंपलसरी होगा। तो वो एग्ज़ाम जो पूरा थ्योरेटिकल बेस होगा वो 2 स्टेप में होगा। पहला आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद एक एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट वन, उसमें पूरा थ्योरी आएगी आपकी 4 से 5 साल जितनी पढ़ाई आपने की है, जहाँ भी जिस कंट्री में आप पढ़ कर आए हैं, इंडिया में पढ़े हैं, वो पूरा थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट वन के बाद क्लियर करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी होगी और नेक्स्ट आपको इंटर्नशिप बेस्ड एग्जाम होगा। मतलब नेक्स्ट टू तो निकालना बहुत ईजी होगा कि जो आपने इंटर्नशिप में पढ़ा होगा वही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन ऐसा होगा कि हर किसी के पढ़ने के तरीके अलग हैं, कॉलेजों के रिजल्ट अलग हैं, कॉलेजों की थ्योरी अलग है पढ़ाने की, तो नेक्स्ट वन बहुत कुछ डिपेंड करता है। और सबसे मेन चीज़ इस एग्जाम की ये रहेगी, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू है क्या। नेक्स्ट वन एक जनरल एग्जाम है, जैसे यहाँ पे एफएमजी का एग्जाम होता था, एमसीए का एग्जाम होता है, उसी की तरीके से। और नेक्स्ट टू एक हमारे इंटर्नशिप का एग्जाम है। अगर बाई चांस आप नेक्स्ट टू में फेल हो जाते हैं देन आपको अगेन नेक्स्ट वन देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टू देना पड़ेगा। ये भी एक प्रोसीजर गवर्नमेंट ने लागू किया। पहले इसमें कुछ बाउंडेशंस लगाई थी कि सिर्फ 2 बार दे सकते हैं या 3 बार दे सकते हैं, सारी बाउंडेशंस को खत्म कर दिया गया है। तो नेक्स्ट का ही है। अब बात आती है कि अब जब ये एग्ज़ाम लागू हो गया तो अब कहाँ से पढ़ें हम। अब तो इंडिया में पढ़ के भी हमें एग्ज़ाम देना है, बाहर पढ़ना चाहें तब भी एग्ज़ाम देना है। तो देखो एक चीज़ है, आपने इंडिया में भी कॉलेज डिसाइड करने से पहले देखो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस प्राइवेट कॉलेज में ये देखें कि लास्ट ईयर उस कॉलेज से कितने नीट पीजी के सिलेक्शन हुए थे। नीट पीजी के सिलेक्शन मतलब उनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अच्छा था। तो जिन कॉलेजों के नीट पीजी के सिलेक्शन अच्छे हैं, नो डाउट वो नेक्स्ट के रिजल्ट भी अच्छा देंगे। और जिन कॉलेजों से एक भी बच्चा नीट पीजी का सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो क्या रिजल्ट अच्छा देंगे। उसी हिसाब से अगर हम बात करें अपने लास्ट ईयर की ही बात करें, इंडिया में जितने प्राइवेट सीट्स हैं, लगभग 40,000 सीट्स हैं, उन 40,000 सीट्स में से सिर्फ 4 से 5% बच्चे ऐसे हैं जो नीट पीजी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। बाकी सब गवर्नमेंट वाले होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं। और इसी कंपैरिजन में हम एब्रॉड की स्टडी की बात करते हैं। एब्रॉड में लोगों को ये लगता है कि बहुत चीप होता है, तो पता नहीं पढ़ाई अच्छी नहीं होती होगी, वहाँ पे पता नहीं पेशेंट देखने को नहीं मिलते होंगे, वहाँ पर सस्ता है तो पता नहीं कैसी पढ़ाई होती होगी। ये सब थिंकिंग गलत है, क्योंकि बाहर एजुकेशन को फ्री कर दिया गया। ये सिर्फ एजुकेशन के नाम पर फीस नहीं ली जा रही, ये सिर्फ वो अपने मेंटेनेंस की फीस ले रहे हैं। एजुकेशन वहाँ पर लगभग फ्री होती है। और बाहर का आप एक चीज़ उठाकर देख लें, जो हमारे यहाँ का एमसीए का एग्जाम होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेट एफएमजी जो टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। लगभग जो 8 से 9% से 18 से 19% पहुँच गया है। अब 18 से 19% बच्चे वहाँ के आकर एफएमजी निकाल रहे हैं और यहाँ के प्राइवेट कॉलेज वाले 4 से 5% नीट पीजी निकाल रहे हैं, जो दोनों एक ही लेवल के एग्जाम है। तो हम अब डिसाइड करना क्लियर है कि यहाँ के प्राइवेट से बेटर है हमारा बाहर जाना। और बाहर की बात करें जब हम, तो बाहर सबसे मेन चीज़ होती है, आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। इंडिया में है तो आपको इंडियन कल्चर है और इंडियन लैंग्वेज है। बाहर जाएंगे आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज मिलेगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट से इंटरेक्शन मिलेगा और आपकी थिंकिंग भी एक इंटरनेशनल लेवल की होगी। बाहर जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा, आपका बजट में होता है 20 से 25 से 30 लाख में अच्छे कॉलेज से आपका एमबीबीएस हो जाता है। देन आपके सीखने को जो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें मिलती हैं। हर कोई चाहता है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर बने। इंडियन डॉक्टर, अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम है यूएसए में ली, जो यूएसए की एक संस्था कंडक्ट कराती है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप यूएसए जा सकते हैं, आगे एज ए रेसिडेंट डॉक्टर बन सकते हैं। इंडिया में सिर्फ उसे क्वालिफाई करने का 2% का रेशियो है। वहीं हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे हम बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन में जो है यूएसएमएलई क्लियर करने के स्टूडेंट का जो रेशियो है वो लगभग 12 से 13% बच्चे यूएसएमएलई क्लियर कर लेते हैं। फिलीपींस की बात करें तो 22 से 23% बच्चे यूएसएमएलई क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स क्लियर करें तो यहाँ का एग्ज़ाम कोई मैटर नहीं करता है। तो ये थिंकिंग बनाना कि एब्रॉड में जाना नुकसान देता है, इंडिया में जाना बेनिफिट है, अब सबको बराबर कर देगा वन नेशन 1 एग्ज़ाम के तहत। तो अब मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर एमबीबीएस ही करना है और आपका नहीं गवर्नमेंट में सिलेक्शन होना है तो आप एमबीबीएस एब्रॉड को चूज़ कर सकते हैं। जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिडिल फैमिली से हैं जो इंडिया में तो एमबीबीएस के लिए 50+ लाख रुपये से ऊपर ही लगते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि यार एमबीबीएस अब्रॉड जाऊँ, पर बहुत सारे मतलब स्कैम वगैरह होते हैं या फिर पढ़ाई वढ़ाई उन सब से हेजिटेशन होते हैं, उनको बहुत सारा डाउट्स होते हैं मन में। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें ये है, देखो ये चीज़ आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि लोगों को ये फ्रॉड बहुत चलता है मार्केट में, हर जगह चल रहा है। फ्रॉड से बचने के लिए देखो सबसे अच्छी चीज़ है, फ्रॉड किस चीज़ का होता है? पैसे का।
फ्रॉड पैसे के अलावा किसी और चीज़ का तो होगा नहीं। जी। तो आप जिससे भी काम करा रहे हैं, मैं कभी ये नहीं पर्सनली बोलता कि आप मेरे थ्रू काम करें, मेरी कंपनी के थ्रू आप बाहर जाएं या मेरी कंपनी के थ्रू आप इंडिया में एडमिशन कराएं। मैं बोलता हूँ जिससे आप पहले सेटिस्फाइड हो पूरी तरीके से, आपको लग रहा है हर तरीके से सेटिस्फाइड इस बंदे ने मुझे कर दिया है, उसके थ्रू एडमिशन लें। और प्री पेमेंट कोई ना दें, आपका जो काम होता रहे उसका पेमेंट देते रहे। मानो आपका एडमिशन लेटर निकला तो उसके पैसे दें, वीज़ा लगा तो वीज़े के पैसे दें, और कॉलेज की फ़ीस कॉलेज में जाकर जमा करें। जो हमारा काम करने का तरीका है, हम इसी प्रोसीजर पर काम करते हैं। हमारा एक ही एम है, पहले सेटिस्फेक्शन देन एडमिशन। इसी प्रोसीजर पर हमारी कंपनी काम कर रही है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब सोच रहे कि यार अब्रॉड जाएंगे और पैसे की कमी है, तो क्या एजुकेशन लोन अब्रॉड के लिए मिलती है? एजुकेशन लोन कुछ कंट्रीज जो है एजुकेशन लोन दे रही हैं, मतलब अप्रूव कर देती है बैंकों के। बट सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से एजुकेशन लोन के लिए अगर आपको कोई बोल रहा है तो ये मान के चलें 95% आपसे झूठ बोल रहा है। सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ कंट्रीज़ की जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोन के लिए, आपके एजुकेशन लोन के लिए अप्रूव कर देती हैं। बाकी यूनिवर्सिटी भी क्यों करे अप्रूव, आप पहुंचे ही नहीं हो यूनिवर्सिटी तक तो लोन किस बात का दिलाए आपको। आप यूनिवर्सिटी में जाएं, 1 साल का खर्चा अपना बियर करें, और अगर आपको लगता है आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं कुछ ऐसी कंट्री में जो 100% फ्री में पढ़ाई कराती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इटली, स्पेन, पोर्तुगल, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें स्कॉलरशिप मिलती है। इवन आप मान के चले वो आपकी पॉकेट मनी तक की स्कॉलरशिप देते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप टैलेंटेड, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, नीट में आप 400+ मार्क्स कर रहे हैं, तो आप मिलें हमसे, हम आपको गाइड करेंगे कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बाहर से जाकर। तो सर जैसे कि बहुत सारे बच्चे अब्रॉड जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या मैं वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कुछ ऐसा कर सकते हैं, हमारा अर्निंग का सोर्स हो जिससे हम अपना वहाँ रहने स्टेइंग वगैरह का मैनेज कर सकूँ। जो मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे होते हैं वो इस तरह के लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, जो बाहर जाकर अगर वो ये है कि मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और वो जॉब कर सकते हैं, तो जॉब कोई बाहर क्या जो टैलेंटेड होते हैं जो अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं तो इंडिया में भी करते हैं। तो सेम बाहर भी सेम सिस्टम, अगर आप टाइम निकाल पा रहे हैं कि आप टाइम निकाल सकते हैं जॉब के लिए, तो नो डाउट आपको जॉब्स मिल जाती हैं। ऐसे नहीं कि जॉब्स नहीं मिलती, बट ये डिपेंड करता है आपका कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। जो MBBS की पढ़ाई कोई आसान पढ़ाई नहीं होती, इसमें पढ़ाई करनी पड़ती सीरियसली। तो अगर आप मैनेज कर पाएँ सारी चीज़ तो आप जॉब कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आप अपने रहना खाना, इवन आप अपनी फीस तक भी पैसा निकाल सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी जॉब भी मिल जाती है पार्ट टाइम आपको। तो आलम सर ये बताएंगे कोई लास्ट आप मैसेज हो स्टूडेंट्स के लिए? मेरा लास्ट मैसेज यही है कि आप जब भी अपना कैरियर चूज़ करें, सबसे पहले अपने मन की सुने, उसके बाद अपने धन की सुने। आप कहेंगे धन की कैसे सुनते हैं, धन की कि आपका बजट कितना है, देन डिसाइड करें, और उसके बाद किसी और की ना सुने। जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए चूज़ ही हो सकते हैं, अपने कपड़ों के लिए, अपने मोबाइल के लिए अपनी मर्जी का ले रहे हैं, तो कैरियर क्यों नहीं अपनी मर्जी का? आप सुने अपने मन की और अपने मन की करें। बाकी गाइड करने के लिए हम हैं। आप जिस तरीके की चाहें, ऑफलाइन ऑनलाइन, जिस तरह की गाइडेंस आप चाहें, जिस स्टेट में चाहें, हर जगह हमारे सेंटर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे गाइडलाइंस ले सकते हैं। अपनी सेंटर के बारे में बता सकते हैं? हमारी जो कंपनी का नाम है यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड है। हम एजुकेशन काउंसलिंग में काम कर रहे हैं हम काफ़ी टाइम से, और हम सेमिनार्स करते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। जगह जगह जाकर सिटीज़ में, मेगा सिटीज़ में जाकर सेमिनार्स कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में। और हमारा एम यही है कि किस तरीके से हमारा देश पढ़े, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैंने इसी पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ सेमिनार्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी हमने किए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे या हमारे रिकॉर्ड्स उठाकर देखेंगे। अगर आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हम पे सोशल मीडिया पे आप यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड किसी भी सोशल मीडिया पर सर्च करें, मिल जाएगा। आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारे europeaneducationworld.com पर विजिट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट्स पर हमारे अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड नाम से चैनल भी है, वेबसाइट है, इंस्टा है, हर जगह सोशल मीडिया पे अकाउंट्स है। तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी रिगार्डिंग आपसे इन्फॉर्मेशन लेना हो, स्टडी से रिलेटेड, आफ्टर 10th and 12th आपके करियर से रिलेटेड, तो सर से पूछ सकते हो। साथ में हमसे भी आप पूछ सकते हो। जो भी और भी आपके अंदर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ बनाऊँ। सर ये अभी रहेंगे यहीं पर, तो क्योंकि सर अभी जो रहते हैं ना वो यूक्रेन में ही रहते हैं, और बस उनका लगा रहता है अपना बिजनेस के रिगार्डिंग, इस कंट्री उस कंट्री सब चलते रहता है। तो अभी इंडिया में सर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आए और सर से मैं और कन्विंस करूँ, टाइम लेके सर से और भी सारा वीडियो बनाऊँ और आपके डाउट्स क्लियर हो, ताकि आप अपने लाइफ में एक अच्छा करियर अचीव कर पाओ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। अगर आपको लगा कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं हमारी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट जी, तो आप इसको शेयर करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास तक ये मैसेज पहुँचेगी कि कैरियर काउंसलिंग कोई महंगी चीज़ नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको। सिर्फ आप अपने कैरियर की सोचें तो बाकी आगे आपको गाइड करने की जिम्मेदारी हमारी है, अगर आप एक इंडियन हैं।
आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग चाहते हैं कि यार हम मतलब कैरियर में क्या करें, तो उनके लिए शायद ये बेनिफिशियल वीडियो हो सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।